नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कन्नौज के, जहां मंत्री असीम अरुण ने मोदी सरकार के 9 साल होने पूरे पर उपलब्धियां गिनाई हैं। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी नेता सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। इस कड़ी में मंत्री असीम अरुण ने मोदी सरकार के किए गए विकास कार्यों को में बताया, साथ ही कहा है कि पिछले 9 साल में अभूतपूर्व काम हुआ है। इस दौरान असीम अरुण पिछली सरकारों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों ने नीतिगत फैसलों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया, वहीं मोदी सरकार ने देश की विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान असीम अरुण ने कन्नौज में हो रहे विकास कार्यों का भी ब्यौरा दिया, जहां उन्होंने जीटी रोड के चौड़ीकरण कार्य को पीएम मोदी के विकास परक को सोच का नतीजा बताया है। मैं बात करूंगा कन्नौज की, तो मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट बताऊंगा जो मेरे पास है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है झोपड़ी को पक्का करना। कन्नौज में पीएम आवास लगभग 25,000 से ज़्यादा, मुख्यमंत्री आवास करीब 1,500 से ज़्यादा, यानी लगभग 26,500 27,000 आवास ऐसे बनाए गए हैं जो कि ज़रूरतमंद लोगों के कच्चे मकानों को पक्का किया गया है। इन सभी मकानों में और इसके अलावा और भी इज्जत घर या शौचालय दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ पे गैस दी गई है, बिजली की व्यवस्था की गई है, किसान सम्मान राशि दी गई है और राशन भी दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मुझे लगता है माननीय मोदी जी का है गरीब को मजबूत करना। गरीब कल्याण, या 4 शब्दों में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया, सबका साथ सबका विकास, इसके लिए काम किया गया है विशिष्ट रूप से। और अगर आगे मैं चलूं तो कन्नौज में जो जीटी रोड हमारी बन के तैयार हुई है, किसी भी एक्सप्रेसवे से बराबर या और ज़्यादा अच्छी हमारी रोड तैयार हुई है। रात को मैं देखता हूँ लगभग आधी सड़क के ऊपर तो स्ट्रीट लाइट लगी हैं, हाईवे पे ऐसा कहाँ होता है। और बहुत ही शानदार सौगात प्रधानमंत्री जी ने कन्नौज को, पूरे हमारे क्षेत्र को दिए, जिसका हम लोग लाभ उठा रहे हैं। तो मैं बात करूंगा कन्नौज की। तो बुलेटिन में बात तो नोएडा की कर लेते हैं, जहां नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी रहा है। तो नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है, जहां हजारों की तादाद में पहुंचे किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान किसानों ने प्राधिकरण का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोक दिया, जहां किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की है। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की किसानों की देखने को मिली। बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां किसानों ने प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां मथुरा में कुंभ की जमीन को बेचने की साजिश रची जा रही है। तो वृंदावन के कुंभ क्षेत्र और खादर की जमीन को बेचने की साजिश के आरोप में पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार किया है। जहां पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वृंदावन में फर्जी तरीके से कुंभ क्षेत्र में प्लांटिंग कर करोड़ों रुपए की ठगी की साजिश रची गई थी। साजिश का मास्टरमाइंड हरियाणा के नूह के पल्ला गांव का रहने वाला इमरान है। इस मामले में पुलिस ने इमरान और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता कैलेशेंद्र चौधरी ने 30 मई को वृंदावन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि परिक्रमा मार्ग के देवराहा घाट पर बाबा घाट को जाने वाले मार्ग के दाहिनी और कोई बिल्डर टेंट लगाकर प्लॉट की खरीदारी फरोख्त कर रहे हैं, जहां जमीन की बुकिंग करवाई जा रही है। तो वहीं 2100 रुपए में रजिस्ट्रेशन हो रहा है और बिल्डर प्लांट की 30% धनराशि देने पर प्लांट की बुकिंग कर रहे हैं और 40% देने पर पीडीसी चेक लेकर प्लॉट की रजिस्ट्री करा रहे हैं। इस योजना के मुताबिक 50 गज से 500 गज तक के प्लॉट बहुत ही सस्ते के रेट पर आसान किस्तों में बेचे जा रहे हैं, जहां जमीन के स्वामी संबंधित कागजात मांगने पर बिल्डर ये कह रहे हैं कि कागजात मालिक के पास है, इसलिए हम आपको कागजात नहीं दे सकते हैं। जहां शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बिल्डर जो जमीन को बेच रहे हैं वो वृंदावन में मुना खादर में है और मथुरा वृंदावन महायोजना वर्ष 2021 के मुताबिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और रहने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकती है। जहां शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बिल्डर फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोगों को गुमराह करके सस्ते में जमीन का लालच देकर उनके साथ ठगी कर रहा है। जो बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कराई गई है, इसमें मेन ब्रांच दिल्ली के प्रीतमपुरा में है।
इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आप सभी अवगत हैं कि 1 मई को थाना वृंदावन क्षेत्र के यमुना के खादर इलाका, जहां पे विख्यात वृंदावन कुंभ लगता है, उस जगह पे कुछ लोगों ने कैंप लगाकर लोगों को फर्जी रजिस्ट्रियां और बुकिंग करने का एक स्कीम लॉन्च की थी। जैसे ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई, वो लोग वहां से भाग खड़े हुए। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, साक्ष्य संकलित किए गए और आज वारंट पर 2 अभियुक्त इमरान और उसकी पत्नी, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इन लोगों की I&S बिल्टेक नाम की एक कंपनी थी। जो इसकी पृष्ठभूमि रही है वो ये रहा है कि जिस जमीन पे इन अपराधियों का कोई हक नहीं है, किसी भी तरह का हक नहीं है, और वैसे भी उस जमीन पे कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जा सकता है जिससे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सके, किसी तरह की प्लॉटिंग हो सके, उस जगह पे इन्होंने पूरा एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया। उसके बाद इसका बुकलेट बना के इसका प्रचार प्रसार किया, लोगों को लुभाया और काफ़ी संख्या में 250 से ज़्यादा लोग उस दिन बुकिंग कराने के लिए आए थे। इन्होंने ये भी स्कीम रखी थी कि अगर 40% कोई पेमेंट करेगा तो उसी दिन उसका बैनामा कर देंगे। तो बुलेटिन में बात ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां पुलिस बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। इस दौरान रणदीप गैंग के लोगों पर कार्रवाई की गई है। तो यूपी की योगी सरकार में बदमाशों की खैर नहीं है। लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति भी प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इस कड़ी में गौतम बुद्ध नगर में रणदीप भाटी गैंग पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है, जहां प्रशासन ने गैंग के एक्टिव मेंबर योगेश डाबरा के भाई हरेंद्र डाबरा की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। ये कार्रवाई नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर की गई है। बता के कि हरेंद्र डाबरा रणदीप भाटी गैंग के मेंबर योगेश डाबरा का भाई है, जिसकी बीटा 2 थाना इलाके में सेक्टर बीटा 2 में मौजूद 3 मंजिला मकान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बता दें कि हरेंद्र डाबरा के खिलाफ ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। वहीं अगर हरेंद्र डाबरा के भाई योगेश डाबरा की बात करें तो उस पर करीब 23 मुकदमे दर्ज हैं। ये मुकदमे लूट, हत्या, डकैती, फिरौती के लिए अपहरण, रंगदारी जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि योगेश डाबरा अवैध रूप से कमाई संपत्ति को अपने भाई हरेंद्र के नाम पर खरीदता था। इसी कड़ी में बीटा 2 थाना क्षेत्र के बीटा 2 सेक्टर में हरेंद्र नाम पर एक 3 मंजिला मकान खरीदा गया था। इस मकान को प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। रणदीप भाटी गैंग जो कि IS 298 के रूप में पंजीकृत है, ये हत्या, डकैती, लूट और अपहरण जैसे कई मामलों में संलिप्त है। इसके एक सक्रिय सदस्य योगेश डाबरा द्वारा, जो स्वयं भी हत्या, लूट, डकैती और अपहरण जैसी तमाम वारदातों में संलिप्त था, थाना जारचा द्वारा इसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी और DCP ग्रेटर नोएडा महोदय के माध्यम से इसकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई हेतु आख्या पुलिस कमिश्नर महोदया गौतम बुद्ध नगर के न्यायालय में की गई थी, जिस पर कि पुलिस कमिश्नर महोदया गौतम बुद्ध नगर द्वारा धारा 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी अर्जित अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच में है और इस गैंग के विरुद्ध अब तक की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है और इस प्रकार की कार्रवाइयां अन्य सदस्यों के विरुद्ध भी प्रचलित है, जो शीघ्र ही पूर्ण की जाएगी। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण के तमाम अभियोग पंजीकृत हैं और उसी के आधार पर इसमें थाना जारचा में और अन्य थानों में कार्रवाइयां। तो बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां 1.5 महीने पहले हुई महिला की मौत के बाद महिला के शव को निकाला गया है। तो बागपत में मृतक महिला के भाई की शिकायत पर DM ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां 1.5 महीने बाद जुबुदरे खाक हुए कब्र में शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बता दें कि जिस महिला के शव को कब्र से निकाला गया है, आरोप है कि उसकी हत्या ससुराल वालों ने की है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल इलाके के कुल्हेड़ी गांव के रहने वाले यासीन की बहन रिजवाना की शादी बिनौली थाना इलाके के पिचकौरा गांव के रहने वाले तनवीर के साथ हुई थी, जिसकी 3 बेटी और 1 बेटा है। आरोप है कि ससुराल वालों ने रिजवाना की हत्या कर शव को दफना दिया था। हालांकि बताया ये जा रहा है कि मृतक रिजवाना की मौत के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी भी हुई थी, जिसको लेकर गांव में पंचायत की गई और दोनों पक्षों का लिखित में फैसला भी करा दिया गया था।
लेकिन मृतक का भाई इस फैसले से संतुष्ट नहीं था और उसने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी बहन की हत्या की है। अब पिछले महीने 5 मई को हुई विवाहिता की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि मृतक महिला का पति भी खुद को विक्टिम बता रहा है, जहां मृतक महिला के पति का कहना है कि उस पर अनैतिक दबाव बनाकर पैसे की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर झूठा प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की जा रही है। मामला ये था जी, घरवाली एक्सपायर हो गई थी। क्या किस चीज़ को लेकर? उसे हेपेटाइटिस सी था। अच्छा। वो काफ़ी टाइम से बीमार थी और उसकी नस फटने के कारण डेथ हो गई। और उसके बाद इन्होंने फैसला नंबर रखा गांव में, मौजूद में पंचायत बैठी। पंचायत बैठने के बाद ये रखा गया कि भाई जो भी चीज़ है सब बालकों के नाम कर दी जा, बाप पे कुछ ना रहे। जो भी इसकी प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी सब बच्चों के नाम करे। और उसके बाद सब पंचायत बैठने के बाद मशवरा हुआ, जितनी भी चीज़ थी वे सब मैंने चीज़ दे दी इन्हें। और चीज़ देने के बाद में फिर इन्होंने कहा कि भाई अब प्लॉट और नाम करवा अपना। मैंने प्लॉट भी नाम करवा था, उसमें कहा कि नन्ना वारिस बनेगा और उसने जज ने टाल कर दी कि नन्ना नहीं, घर परिवार का ही कोई वारिस बनेगा। तो फिर उसमें मेरा भैया वारिस बना। उसके बनने के बाद में फिर एक निवाड़े प्लॉट था, फिर उसमें भी उन्होंने मांग की कि भाई इसे भी नाम करवा हमारे बच्चों के, या हमें पैसे दे इसके बेच के। तो मेरा हिसाब नहीं बना जी। मैंने कहते हुए अभी हिसाब नहीं है, जब हिसाब होगा जब बैनम मैं करवा दूंगा इसका। तो उसके बीच में फिर ये आए, फिर भैंस ले गए मेरी, 6 डंगर रहे जी मेरे। 5 मई को रिजवाना नाम की एक महिला का मृत्यु हो गया था। उसके भाई ने अपने इसके जो मृतका है उसके पति पे जो है हत्या का आशंका व्यक्त की थी, जिसके तहत उसने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि शव को कब्र से निकालकर उसकी पीएम कराकर जो है आगे की कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में आज श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे मेरे द्वारा और नायब तहसीलदार के द्वारा इस महिला का कब्र निकाला गया और इसको पीएम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। तो ब्रिटेन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां पिटबुल कुत्ते के बच्चों को काटने का मामला सामने आया है। तो गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग इलाके की सोसाइटी में रहने वाले बच्चे पर पिटबुल ने हमला कर दिया। यह घटना शुक्रवार देर शाम की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कक्षा 2 में पढ़ने वाला छात्र नमन अपनी सोसाइटी में खेल रहा था। इसी दौरान अचानक पिटबुल ने उस पर हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। किसी तरह मौके पर मौजूद गार्ड ने 7 साल के मासूम को पिटबुल से छुड़ाया, लेकिन तब तक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पिटबुल को टहला रहे मालिक ने बच्चे को घर तक पहुंचाने की जहमत भी नहीं उठाई और वहां से निकल गया। जहां बच्चा रोते रोते घर पहुंचा तो परिजनों ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया, जहां बच्चे को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। डॉक्टरों ने परिजनों को बच्चे की सर्जरी करवाने के लिए जीटीबी अस्पताल ले जाने की बात कही है, जहां बच्चे को जीटीबी अस्पताल के मामले में शिकायत की पुलिस से की गई है। वहीं परिजनों ने इस मामले की शिकायत थाना क्रॉसिंग में की है और पुलिस भी इस मामले को दर्ज कर जांच में जुट गई है। यो जो बाहर अंकल रहते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनने बचाया। बच्चे के तो बहुत सारी चोट है, कान भी काट लिया है और पीछे भी बहुत सारा जख्म है। उस टाइम उनकी लड़की से बात हुई तो वो तो ये बोल रही, कुछ बोली ही नहीं। हाँ, पुलिस तो यही बोल रही है कि जो भी होगा करेंगे कानूनी कार्रवाई। यो जो बाहर अंकल। तो ब्रिटेन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां प्रयागराज प्रशासन पुलिस की तरफ से मसाज सेंटर पर छापेमारी की गई है। तो प्रयागराज पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां सिविल लाइन थाना इलाके के एक मसाज सेंटर पर पुलिस की टीम ने छापा मारा है। करीब 2 घंटे तक चली इस रेड में पुलिस ने गहनता से छानबीन की, जहां सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को मसाज सेंटर को लेकर कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस की टीम छापेमारी करने मसाज सेंटर पहुंची थी। पुलिस ने मसाज सेंटर के संचालक समेत 3 लड़कियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। तो ब्रिटेन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां गुरुसराय में सरकारी अस्पताल में गड़बड़झाला सामने आया है। तो यूपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार एक्शन में नजर आते हैं। सरकार ने भी सरकारी अस्पतालों को मरीज के लिए दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद झांसी के गुरुसराय सरकारी अस्पताल में गड़बड़झाले का आरोप लग रहा है। आरोप है कि अस्पताल में दवाइयां हैं, लेकिन डॉक्टर मार्केट से अपने चहेते दुकानदारों को फायदा पहुंचाने
और मोटा कमीशन पाने के चक्कर में दवाइयां नहीं देते हैं। मरीजों के तीमारदारों को बाहर से दवाइयां खरीदने को कहा जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां गरोटा के सुभाष नगर के रहने वाले चिंतामन का आरोप है कि वह अपनी पत्नी मोनिका को लेकर गुरसराय अस्पताल में पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने बाहर से दवाइयां और इंजेक्शन लेने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने अस्पताल में पूछताछ की तो पता चला कि दवाइयां और इंजेक्शन अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर ने कमाई के चक्कर में अपने चहेते दवा दुकानदारों के यहाँ दवाई लेने के लिए पर्ची लिखी है, जिसके बाद पीड़ित को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ी हैं। अभी हमें एक मरीज़ के द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई है। उनके द्वारा ये शिकायत है कि जो है हमें बाहर से दवाइयाँ लिखी गई, और जबकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जानकारी हासिल की, काउंटर से भी जानकारी की और स्टाफ नर्स से भी जानकारी थी। उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और शासन के द्वारा हर प्रकार की दवा उपलब्ध भी की जा रही है और अस्पताल में सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध। बाहर लिखने की, बाहर से दवाइयाँ मंगाने की सबक प्राप्त हुई है और इसकी विधिवत जांच करा के कौन डॉक्टर मंगाते हैं? उन्होंने जो डॉक्टर का नाम लिखा है उसमें डॉक्टर देवेंद्र खरिया का नाम उन्होंने। बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां मकान में रंगरलियां मना रहे लोगों की पड़ोस में रहने वाले लोगों ने शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो फर्रुखाबाद में एक महिला के साथ विशेष समुदाय के 2 लोग पर रंगरलियों मनाने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने महिला और दोनों युवकों को हिरासत में लिया है। ये मामला कायमगंज कोतवाली के कूचा गंगा दरवाजा का बताया जा रहा है, जहां पड़ोसियों ने जब दोनों युवकों को महिला के साथ देखा तो पुलिस के साथ हिंदू संगठन के लोग ने मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। मोहल्ले के लोगों ने हमारे पास सूचना दी फोन से कि यहाँ पर एक कल्लू मुसलमान रहता है और ड्राइवरी भी करता है। उसके घर में एक हिंदू महिला जो है आई हुई है और 2 मुसलमान लड़के उसके साथ रंगरलियाँ मनाए। इसकी सूचना मिली। इसकी सूचना मैंने तत्काल इंस्पेक्टर कायमगंज को फ़ोन से दी, तो उन्होंने कहा, अच्छा कहाँ का मामला है प्रदीप? हमने वहाँ पब्लिक ने घेर लिया, ऐसा ना हो उसके साथ कोई हेसनेस घटना हो जाए, इसलिए आप अपने पास अपने कब्जे में उसे ले लें। बोले ये मामला कहाँ का? हमने कूचा मोहल्ला का। कि ये कहाँ पर? हमने ऐसे कि ठीक है, मैं अभी त्रिपाठी जी को भेजता हूँ। फिर त्रिपाठी जी का फ़ोन आया कि कहाँ पे? हमने चलो हम पहुँच रहे वहाँ पे। तो हम यहीं पे मिले, फिर त्रिपाठी जी आए और उसे गिरफ्तार करके ले गए। अब वो अपना नाम मीना बता रही है और केवल ये दंतभंत छिपाने के मारे ये कह रही है मैं मुसलमान हूँ, जबकि मुसलमान नहीं है। हिंदुओं में 3-3 बिछिए पहने जाते हैं, वो महिला भी 3-3 बिछिए पहने, मुसलमानों में 3-3 बिछिए नहीं पहने जाते। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC।